हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित विषय की सीरीज में हमने आपके अध्याय 1 से लेकर 8 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उसी कड़ी में आज हम शुरू कर रहे हैं आपका अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। जिसके तहत आज हम पहले चैप्टर के थोड़े बेसिक को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम आपकी प्रश्नावली 9.1 को हल करना सीखेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आपकी विज्ञान, हिंदी, गणित वो सब क्लासेस चैनल पर चल रही है, तो उन सभी की लिंक यानी प्ले लिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाकर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है क्षेत्रमिति। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन होती क्या है। हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर क्षेत्रमिति शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पहले सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखें, हम बात कर रहे हैं आपकी क्षेत्रमिति की, मेंसुरेशन की। तो क्षेत्रमिति है क्या? तो क्षेत्रमिति गणित की एक शाखा है। क्या है? गणित की एक ब्रांच है, जहां पर हम द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के मापन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, गणितीय क्या है? क्षेत्रमिति गणित की एक शाखा है जो किससे संबंधित है? द्विविमीय। द्विविमीय का मतलब है कि ऐसी आकृति जिनमें कितनी विमाएं होती हैं? जिनमें केवल और केवल दो विमाएं होती है। कितनी विमाएं होती है? दो विमाएं। यानी कि ऐसी आकृतियां जिनमें केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उन्हें क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृतियां। जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, इनमें केवल दो ही विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। फिर बात करो त्रिविमीय आकृतियां, यानी इनमें कितनी विमाएं होती है? इनमें तीन विमाएं होती है। कितनी विमाएं होती है? त्रि यानी तीन, मतलब इनमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो ऐसी आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। यानी कुल मिला के सीधी सी बात इतनी है कि हम क्षेत्रमिति में 2D और 3D आकृतियों के मापन से संबंधित ज्ञान या अध्ययन करते हैं। मापन का मतलब क्या है? मापन का मतलब है इन आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी 2D और 3D, 2D और 3D आकृतियों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, उनके लिए सूत्र। फिर आयतन, 2D और 3D आकृतियों का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, आयतन के सूत्र क्या होते हैं, इसके बारे में। और परिमिति यानी परिमाप, इन 2D और 3D आकृतियों का परिमाप क्या होता है, इनसे संबंधित सूत्र और उनका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम क्षेत्रमिति के अंदर सीखते हैं। तो अगर आपको अब कोई भी पूछे कि क्षेत्रमिति शब्द का मतलब क्या है, तो क्षेत्रमिति गणित की एक ब्रांच है, गणित की एक शाखा है जो किससे संबंधित है? तो 2D और 3D आकृतियों के मापन से संबंधित है। अब मापन का मतलब क्या है यहाँ पर? तो मापन का मतलब है कि 2D और 3D आकृतियों का क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप, ये क्या हो गया? मापन हो गया। तो यानी मापन के अंदर हम क्या सीखेंगे? तो 2D और 3D आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर क्षेत्रफल के बाद उनका आयतन ज्ञात करना और उनका परिमाप ज्ञात करना। ये बातें हम यहां पर सीखेंगे। आगे देखो, मैंने समझाया है फिर से कि द्विविमीय आकृतियां क्या होती है। तो अभी हमने बताया कि द्विविमीय आकृतियों में कितनी विमाएं होती हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, दो विमाएं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द्वि, द्वि का मतलब दो, विमीय का मतलब विमा। यानी कि दो विमा कौन कौन सी होगी? एक होगी आपकी लंबाई और एक होगी आपकी चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, जैसे आपने आयत सबने देखा है, वर्ग सबने देखा है और त्रिभुज सबने देखा है। तो इनमें केवल और केवल दो विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। इस वजह से इन्हें क्या कहेंगे? हम द्विविमीय आकृतियां कहेंगे। फिर अगला शब्द है आपका, वो है आपका त्रिविमीय आकृतियां। कौन सी आकृतियां? त्रिविमीय। नाम से पता चल रहा है, त्रि मतलब तीन, विमीय मतलब विमा। कितनी विमाएं होती है? तीन विमाएं। कौन कौन सी? आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई और आपकी ऊंचाई, ये तीन विमाएं होती है त्रिविमीय आकृतियों में। जैसे आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ठोस गोला हो गया, ये सब आपकी त्रिविमीय आकृतियां हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमने क्या देखा? क्षेत्रमिति क्या होती है और 2D और 3D आकृतियां क्या होती है। अब आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल
परिमाप और आयतन, ये तीनों शब्द क्या होते हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि इन शब्दों से हमें बार बार पाला पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, वो है आपका क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। तो एरिया का मतलब क्या है? किसी आकृति की सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। किसी आकृति की सभी भुजाओं से घिरा हुआ जो तल है, जो बीच का भाग है, उसे हम कहेंगे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की इकाई क्या है, यानी यूनिट क्या है? क्षेत्रफल की यूनिट क्या है? तो यदि भुजा मीटर में दी गई है तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर होगी। यदि भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर होगी। और यदि भुजा किलोमीटर में है तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? वर्ग किलोमीटर होगी। जैसे मैंने कहा आयत का क्षेत्रफल, तो देखो ये आयत 4 भुजाओं से घिरा हुआ है, तो ये जो बीच का एरिया है, आयत के बीच का एरिया है जो इन चारों भुजाओं से घिरा हुआ है, ये जो एरिया की माप होगी, इस तल की जो माप होगी, वही क्या होगा? वही इसका क्षेत्रफल होगा। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आ गया समझ में? दूसरा शब्द है आपका, वो है आपका परिमाप। देखो नाम से पता चल रहा है, परिमाप। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर या चारों तरफ। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और माप का मतलब क्या होता है? वही माप, यानी कि चारों ओर की माप, यानी सभी भुजाओं के लंबाई का योग। यदि हम किसी भी आकृति की सभी भुजाएं की लंबाई को जोड़ दे तो हमें क्या मिलेगी? चारों ओर की माप मिल जाएगी। और उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे परिमाप। क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। ठीक है? तो किसी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का जो जोड़ होता है उसे कहेंगे परिमाप। ठीक है? जैसे इस आयत का परिमाप, तो हमें चारों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और ए डी भुजा, इन सभी भुजाओं की लंबाइयों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा? आयत का परिमाप मिलेगा। देखो इसमें ये सभी भुजाओं की लंबाई शामिल है ना? जबकि क्षेत्रफल में क्या था? ये केवल भुजाओं से घिरा हुआ तल का एरिया था शामिल। दोनों में अंतर है। अब परिमाप की इकाई क्या होती है? तो मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। यदि भुजा मीटर में है तो मीटर में होगा मान, यदि भुजा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर में। अब तीसरा शब्द है, वो है आपका आयतन। क्या है? आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? तो कोई भी त्रिविमीय आकृति, कौन सी आकृति? त्रिविमीय। ये हमेशा याद रखना है कि आयतन केवल और केवल 3D आकृतियों का ही आयतन निकलता है। 3D आकृतियों का ही क्या निकलता है? आयतन। तो किसी त्रिविमीय आकृति के द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो क्या कहलाता है? वो आयतन कहलाता है। किसी त्रिविमीय आकृति के द्वारा जो घेरी गई जगह है वो कहलाती है आयतन। आयतन को कैसे व्यक्त करते हैं? तो जो घिरा हुआ स्थान है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के पदों में व्यक्त करते हैं। जो घिरी हुई जगह हुए हैं, जो आकृति के द्वारा घेरी गई जगह है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि त्रिविमीय आकृति है तो 3 विमय होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इकाई क्या है? तो इकाई होगी घन इकाई। क्या होगी? घन इकाई। क्षेत्रफल में क्या था? वर्ग इकाई। यहां पर क्या होगा? घन इकाई। जैसे घन सेंटीमीटर, घन मीटर या घन किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है और आयतन क्या होता है। ये बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। अब जब हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ये बातें आपको और अच्छे समझ में आती जाएगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न वाली 9.1 की तरफ। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार कैसा है? समलंब चतुर्भुज के जैसा है। कैसा है? समलंब चतुर्भुज के जैसा है। इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है। और इनके बीच की जो दूरी है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, वो 0.8 मीटर है। तो फिर इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर एक नया शब्द आया है, और वो नया शब्द क्या है? समलंब। क्या है? वो नया शब्द है आपका, वो है आपका समलंब।
क्या शब्द है? समलंब है। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो चलिए हम समलंब चतुर्भुज को पहले जान लेते हैं। देखें, हम समलंब चतुर्भुज को पढ़ते हैं। देखो, नाम से पता चल रहा है चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। चतुर्भुज का मतलब क्या है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी हुई, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति, उसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। अब चतुर्भुज कैसा है? समलंब है। देखो, समलंब का मतलब क्या है? तो एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं। सम्मुख का मतलब क्या है? आमने सामने। आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, यानी दो भुजाएं, ठीक है, आपस में क्या हो? समांतर हो। कैसी हो? समांतर। अब समांतर का मतलब क्या होता है? देखो, समांतर का मतलब ये होता है, जैसे ये दो रेखाखंड है, तो इसके समांतर होने का मतलब है, देखो शब्द को पकड़ो आप, समांतर यानी कि सम धन अंतर, यानी इनके बीच का जो अंतर है, जो ये गैप है, जो ये गैप यानी अंतर है, ये हमेशा समान होगा। यानी ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर सदैव समान होता है, उन्हें हम कहते हैं समांतर रेखाएं। यानी ये दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है, उसे हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज। और इसके जो विकर्ण हैं, जो आमने सामने की भुजाओं को मिलाते हैं या आमने सामने के शीर्ष को मिलाते हैं, यहाँ पर देखो दो विकर्ण हैं, एक एसी विकर्ण और एक आपका डीबी विकर्ण। ये आमने सामने के शीर्ष को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को काटते हैं। फिर दो आसन्न कोणों का योग, दो आसन्न कोणों का योग, जैसे बी और सी, यानी दो पास पास के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। फिर बात आती है महत्वपूर्ण, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखो, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, जो आमने सामने की बराबर भुजाएं हैं उन भुजाओं का योग, आमने सामने की समांतर भुजाओं का योग, गुणा ऊंचाई। गुणा क्या है? गुणा ऊंचाई। ये जो एच आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये ऊंचाई है। क्या है? दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई। तो आपको सूत्र याद रखना है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। देखो, जैसे इस वाली आकृति में बात करें तो 1/2 गुणा समांतर भुजा कौन कौन सी है? ए बी और सी डी। तो ए बी प्लस सी डी, इनकी लंबाई का योग गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? जैसे इसका मैंने नाम दे दिया ए ई, तो ए ई लिख सकते हो या लिख सकते हो एच। ये हो गया सूत्र। फिर बात आती है परिमाप की। परिमाप का मतलब आप सबको पता है, चारों भुजाओं की लंबाई का योग। तो चारों भुजाओं की लंबाई को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा? आपका परिमाप निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा कैसा होता है? समांतर भुजाओं का होता है। यानी समांतर भुजाओं का मतलब ऐसी भुजाएं जिनको आगे बढ़ाने पर वे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, उनके बीच का अंतर सदैव और सदैव समान रहेगा। ठीक। फिर हमने देखा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई। फिर परिमाप, तो परिमाप के लिए चारों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न पर। देखो, बिल्कुल सरल है। हमें क्या करना है? हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपकी समांतर भुजा कौन कौन सी है, पहले ये पता होना चाहिए। कौन सी भुजा है समांतर भुजा? तो देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये भुजा कैसी है? समांतर भुजा। आप चाहे तो नाम दे सकते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। और इनके बीच की दूरी यानी जो ये एच है कितना है? 0.8 है, 0.8 है। देखो, यहां पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन।
लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया हुआ है? पहली समांतर भुजा की लंबाई, पहली समांतर भुजा कौन सी है? ए बी, ए बी की लंबाई कितनी दी हुई है? 1 मीटर। एम का मतलब मीटर। फिर बात करेंगे दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, दूसरी समांतर भुजा कौन सी है? सी डी, सी डी की लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर। ठीक है। ऊंचाई यानी दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 0.8 मीटर। आ गया समझ में? देखो, पहली समांतर भुजा की लंबाई 1 मीटर, दूसरी की 1.2 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 0.1 मीटर, 0.8 मीटर। बस हमें इसी की जरूरत है, तो हम लिखेंगे यहां पर अतः, अतः मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें पता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस सी डी, ये समांतर भुजा है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? h है। यहां पर देखो, अब मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो 1/2 गुणा ए बी का मान 1 प्लस सी डी का मान 1.2 गुणा ऊंचाई 0.8। देखो, दोनों को जोड़ेंगे, 2.2 भाग 2 गुणा 0.8 है ना, और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। देखो, 2 से 2.2 को काटेंगे, कितना आएगा? 1.1। आप चाहे तो इधर आगे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 1.1। तो यहां पर आगे गुणा करेंगे, 1.1 गुणा 0.8, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.88 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? 0.88 वर्ग मीटर। ठीक, तो यहां पर हम लिख देंगे कि अतः, अतः क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर 0.88 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 0.88 वर्ग मीटर है, और यही हमें ज्ञात करना था। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल है वो आपका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपको दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो, पहले मैं आपके सामने चित्र बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। हम एक चित्र बनाते हैं ताकि ये बात आपको अच्छे समझ में आ जाए कि आखिर प्रश्न कह क्या रहा है, आखिर प्रश्न कह क्या रहा है। देखिए, 1 मिनट। ये ऐसे आप सीधी मान लेना, ठीक है? थोड़ी सी तिरछी आ गई है, इसको आप ऐसे सीधा मान लेना। ठीक है, ये हो गया। इसके हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब देखो, अब यहां पर ये समांतर भुजा है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी समांतर है ना, और इनके बीच की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी दी हुई है? तो वो ऊंचाई भी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। एच बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एक समांतर भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। दूसरे की हमें नहीं पता, ये ज्ञात करनी है। जबकि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 34 वर्ग सेंटीमीटर। ये बात हमारे सामने लिखी हुई है। अब देखो, हमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल समलंब का सूत्र लगाना है।
देखो लिखेंगे माना माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी मानी हमने, वो मानी हमने 20 सेंटीमीटर। कितनी मानी, 20 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे दिया है पहली समांतर भुजा की लंबाई, पहली समांतर भुजा की लंबाई ए बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और ऊंचाई, क्या दिया हुआ है, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है आपकी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तथा तथा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया, वो कितना दिया हुआ है, 34 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 34 बराबर, 34 बराबर 1/2 गुणा ए की जगह कितना है, 10, बी हमें ज्ञात करना है, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है आपकी 4। अब देखो यहां पर दो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग, इधर सॉरी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो 34 गुणा 2, यहां पर 10 प्लस बी गुणा 4। ठीक है, इधर देखो 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 34 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 68 भाग 4, है ना, बराबर 10 प्लस बी। देखो 4 से काटो, 4 एकम 4, पीछे बचा 2, 2 और 8 28, 4 सत्ते 28, 10 प्लस बी, 10 प्लस बी। तो यहां पर प्लस का 10 है, इधर आएगा तो माइनस का, तो बी बराबर क्या होगा, 17 माइनस 10, 17 माइनस 10 यानी कि 7 सेंटीमीटर। कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे हम कि अतः अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 3 लिखा हुआ है, एक समलंब के आकार का खेत है, बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। क्या है, बाड़ की जो लंबाई है वो कितनी है, 120 मीटर, यानी इसका जो परिमाप है वो कितना है, 120 मीटर। यहां पर मैं साइड में लिख लेता हूं क्या चीज दी हुई है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ चले। परिमाप देखो, चारों ओर की बाड़, बाड़ मतलब भुजाओं का योग, वो कितना है, 120 मीटर है। ठीक है, बीसी भुजा, ये जो बीसी भुजा है ये कितनी है, 48 मीटर है। सीडी भुजा कितनी है, 17 मीटर। एडी भुजा कितनी है, 40 मीटर। इस खेत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और भुजा ए बी समांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्या है, लंब है। ठीक है, ए बी भुजा ए बी समांतर भुजा कौन सी है, एडी और बीसी, ये दोनों समांतर भुजा है, इस पर क्या है, लंब है। तो ये क्या मानी जाएगी, आपकी ऊंचाई भी मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी, ऊंचाई भी आपकी मान ली जाएगी। अब देखो, ये आप चित्र बना लेना भुजाओं वाला। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, बीसी भुजा 48 मीटर है, सीडी भुजा 17 मीटर है, और एडी भुजा कितनी है, एडी भुजा 40 मीटर है। कितनी है, 40 मीटर। और परिमाप,
और परिमाप। तो इसको मैं मिटा देता हूं। और आपका परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ है? तो परिमाप आपका जो है वो दिया हुआ है 120 मीटर। और परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, वो कितना है? 120 मीटर। ठीक है। अब देखो हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि, चूंकि के लिए डॉट नीचे आता है। चूंकि हम लिखेंगे समलंब खेत ए बी का परिमाप, समलंब खेत ए बी सी डी का परिमाप, क्योंकि चारों भुजाओं का योग दिया हुआ है और तीसरी भुजा, तीन भुजा भी दी हुई है, तो हमें चौथी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस आपका डी ए, चारों भुजाओं को जोड़ेंगे। अब देखो तो चारों भुजाओं का जो परिमाप है वो कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है, बराबर ए बी का मान हमें नहीं पता, ए बी हमें ज्ञात करना है। बीसी कितना है? 48, बीसी 48 है। सीडी कितना है? 17 और डीए कितना है? 40। देखो तो 120 बराबर ए बी प्लस, सबको जोड़ दो, 40 और 40 80, 80 और 10 90, 90 और 15 कितना हो गया? 105। तो देखो 120 ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर ए बी। तो ए बी भुजा का मान कितना आ गया? ए बी भुजा आ गई आपकी 15 मीटर। कितनी आ गई? 15 मीटर। तो ए बी भुजा अब कितनी आ गई? 15 मीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आगे लिखेंगे इसलिए खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि खेत के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए, और ऊंचाई हमारे पास अभी तक नहीं थी, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि ए बी लंब है, तो ऊंचाई क्या होगी? ए बी के बराबर होगी। तो देखो क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजा कौन सी है? ए डी प्लस बी सी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? ए बी है। ठीक। देखो तो एरिया बराबर 1/2 गुणा एडी कितनी है? एडी है आपकी 48, बीसी कितनी थी? 40, और ए बी कितनी है? 15। देखो 1/2, 48 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 98, सॉरी 88, 88 गुणा 15। देखो 88 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 44। और आगे हम 44 का गुणा किससे करेंगे? 44 का गुणा करेंगे 15 से। तो 44 का गुणा 15 से करेंगे तो 660 वर्ग मीटर आएगा। कितना आएगा? 660 वर्ग मीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे कि अतः, अतः खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर 660 वर्ग मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग मीटर है। तो यही आपका अभीष्ट हल हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 की देखो क्या दिया हुआ है। पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ो। अगर आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया तो आधा प्रश्न आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो एक चतुर्भुज के आकार का खेत है, उसका विकर्ण कितना है? 24 मीटर। ठीक है, चतुर्भुज के आकार का खेत है, विकर्ण देखो दिया हुआ है 24 मीटर। आप चाहे तो नाम दे सकते हैं ए, फिर इधर बी, इधर सी, इधर डी, इधर एम दे दो, और इधर क्या दे दो? आपका एन दे दो। ठीक है। और शेष सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। देखो ये एक लंब तो 8 मीटर है और एक लंब आपका 13 मीटर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमें क्या करना है? खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? आपके खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे। यहां H1 यानी एक ऊंचाई तो कितनी दी हुई है? एक ऊंचाई तो दी हुई है आपकी 13 मीटर। दूसरी ऊंचाई कितनी दी हुई है? H2 बराबर 8 मीटर। ठीक है। और AC भुजा या जो AC विकर्ण है, AC विकर्ण कितना है? तो वो है आपका 24 मीटर। कितना है? 24 मीटर। अब देखो यहां पर आपके, यदि मुझे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना पड़ेगा।
एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ऊपर वाला, ठीक है। एक त्रिभुज तो कौन सा है, एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, ए बी सी, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और एक त्रिभुज है आपका ए डी सी, एक ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही बात यहां पर हम लिखेंगे कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास चतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो आधार तो क्या है, आधार तो आपका ये हो जाएगा ए सी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आपकी ये बी एन, प्लस दूसरे वाले में 1/2 आधार क्या होगा, आधार तो यही होगा ए सी, और ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी आपकी एम डी। ठीक, अब देखो 1/2 ए सी कितना है 24, बी एन ऊंचाई कितनी है 13, प्लस 1/2 ए सी कितना है 24 और एम डी कितना है 8। इसको हमें करना है सॉल्व। देखो 2 से 24 कटेगा 12 बार, तो पहले में हो गया 12 गुणा 13, 12 गुणा 13 है ना, तो 12 गुणा आपको 13 करना है, प्लस यहां पर भी 2 से 24 कटेगा 12 बार, 12 गुणा 8 करना है। क्या करना है, 12 गुणा 8 करना है। तो देखें दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों को हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 12 का किससे गुणा करना है, 13 से। तो आप अच्छे से कर सकते हैं 12 का गुणा 13 से। देख लो 12 का 12 से गुणा करते 144, 144 में 12 और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 156, 156 प्लस 12 का 8 से गुणा करेंगे तो 12 8 कितना होता है, सबको पता है 96। ठीक है, ये क्या होगा वर्ग मीटर, दोनों को जोड़ दो 156 प्लस 96 कितना हो जाएगा 252 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। लिखेंगे लास्ट में कि अतः चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना है 252 वर्ग मीटर है। कितना है 252 वर्ग मीटर है। बिल्कुल सरल है। हमने क्या किया, चतुर्भुज दिया हुआ था तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग कर लिया, तो हमारे पास जो चतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल था वो आ गया। आगे देखो प्रश्न संख्या 5, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो यहां पर देखो नया शब्द आया है समचतुर्भुज। क्या आया है, समचतुर्भुज। तो पहले हम जानेंगे कि समचतुर्भुज क्या होता है। देखो नाम से पता चल रहा है समचतुर्भुज, सम का मतलब समान और चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। देखो विकर्ण कौन कौन से हैं, एक विकर्ण है आपका ए सी, इसी का हमने नाम दिया है D2, एक विकर्ण है आपका DB और इसी का नाम दिया है D1। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों विकर्ण हैं जो आमने सामने के शीर्षों को मिला रहे हैं। तो इन दोनों विकर्णों का यदि हम गुणा कर दे और यदि 2 का भाग दे दे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखो 1/2 गुणा D1 गुणा D2, D1 गुणा D2, दोनों विकर्णों का गुणा किया और 2 का भाग दे दिया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं D1 गुणा D2
बटे में 2 सेम है। अब कभी कभार क्या होगा प्रश्न में, तो कभी कभार प्रश्न में समचतुर्भुज की एक भुजा दी गई होगी और उसकी ऊंचाई दी गई होगी, भुजा दी गई होगी और ऊंचाई। अब मैं पता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, भुजा की लंबाई गुणा ऊंचाई, भुजा गुणा ऊंचाई, ए गुणा एच। जब एक भुजा और ऊंचाई दी हो तो भुजा और ऊंचाई का गुणा करेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात करें परिमाप की, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो हमारे सामने परिमाप आ जाएगा। आ गया समझ में, यह था आपका समचतुर्भुज। अब बात करते हैं प्रश्न की। देखो यहां पर क्या दिए हुए हैं, दो विकर्ण दिए हुए हैं, दो विकर्ण दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे सीधा सा सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है कि विकर्ण D1 यानी कि पहला विकर्ण D1 बराबर दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, और विकर्ण D2 और विकर्ण D2 बराबर 1 कितना है, सॉरी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखेंगे आगे, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 1/2 गुणा D1 गुणा D2। देखो तो 1/2 D1 कितना है 7.5, D2 कितना है 12। देखो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, एक सॉरी गुणा करना है अब 7.5 का 6 से, ठीक है, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, तो 7.5 का गुणा करेंगे 6 से, तो 7×6 = 42, और ये 3 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6 की। देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जहां पर भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की आपको लंबाई निकालनी है। क्या करनी है, आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है। देखो अभी हमने देखा था कि जब भुजा की लंबाई और ऊंचाई दी गई हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। लिखेंगे यहां पर कि हम जानते हैं कि, या डायरेक्ट लिख लो दिया है, पहले ये लिख लो दिया है, क्या दिया हुआ है, भुजा ए बराबर 6 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब कह लो या कह लो ऊंचाई h बराबर कितना होता है 4 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे कि अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है कि भुजा गुणा ऊंचाई, भुजा गुणा ऊंचाई यानी कि शीर्ष लंब। भुजा कितनी है, भुजा है आपकी 6 और ऊंचाई कितनी है 4, यानी कि क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हमें दूसरा विकर्ण निकालना है, तो दूसरा सूत्र लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि अब हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या था 1/2 गुणा D1 गुणा D2 यानी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो देखो क्षेत्रफल कितना आया है 24 बराबर 1/2 गुणा एक विकर्ण कितना है
8 प्रश्न में दे रखा है, दूसरा कितना है हमें ज्ञात करना है। देखो 2 से 8 कटेगा 4 बार, है ना। अब इधर 4 गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, 24 भाग 4 बराबर D2। तो D2 का मान कितना आ जाएगा, 4 4 चंग 24 यानी कि 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे, अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई, अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यही आपका हल हो जाएगा। ठीक, आगे आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 की, एक भवन के फर्श में समचतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल्स लगाई गई है। प्रत्येक का विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। 4 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श का पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करो। बिल्कुल सरल है, हमें डायरेक्ट विकर्ण की लंबाई दी हुई है। देखो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया हुआ है, पहला विकर्ण D1 बराबर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और D2 दूसरा विकर्ण कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः चूंकि एक टाइल का क्षेत्रफल, पहले क्या निकालेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये एक टाइल की विमाएं दी हुई है। एक टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 D1 D2, तो 1/2 1/2 गुणा D1 कितना है 45, D2 कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर। देखो 2 से 30 कितनी बार कटेगा, 15 बार। और 15 का किससे गुणा करना है, 45 से। 45 गुणा 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो 45 का 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 675 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 675 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक टाइल का क्षेत्रफल है। अतः लिखेंगे 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल। तो जो एक का आया है, जो एक का आया है 675 वर्ग सेंटीमीटर, उसका 3000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो 675 का गुणा 3 से करो तो कितना हो जाएगा, 2025, 2025 और पीछे 3 जीरो, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख 25,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको मुझे किसमें बदलना है, वर्ग मीटर में। क्यों, कारण क्या है, देखो यहां पर खर्च किसमें दिया हुआ है, वर्ग मीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे, वर्ग मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 100 सेंट। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। यहां पर मैं बता देता हूं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वर्ग में कितने होंगे, तो 1 वर्ग मीटर बराबर 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आगे समझ में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 वर्ग मीटर में कितने होंगे, 100 गुणा 100 सेंटीमीटर, तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब देखो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 20,25,000, इसमें किसका भाग देंगे, 10,000 का, इसका भाग देंगे 10,000 का। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगे, है ना, 3 जीरो से 3 जीरो आपके कट जाएंगे। फिर कितना बचेगा, 2025, और भाग किसका देना है, भाग देना है आपके 10 का। तो कितना हो जाएगा, 202.50 वर्ग मीटर। ये आ गया। अगर आप चाहें तो साइड में लिख भी सकते हैं, ये बात जो मैंने ऊपर लिखी है, ये बात यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर साइड में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब देखो, अब आगे प्रश्न क्या कह रहा था कि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, तो लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का खर्च, फर्श को
पॉलिश करने का खर्च बराबर 4 रुपए। अतः अतः 202.50 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का खर्च, पॉलिश करने का खर्च, तो इसका हम इससे गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा करेंगे 202.5 से, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, देखो 200 का गुणा करेंगे 400 से तो 800, और 2.5 4 बार, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपए ये हो जाएगा, यानी 810 रुपए। कितना होगा, 810 रुपए। यही आपका अभीष्ट हल है। ठीक, आगे बढ़े हम। तो यहां पर देख लो हमने क्या किया है, एक बार फिर से समझा देता हूं। यहाँ पर हमारे पास एक टाइल की विमा दी हुई थी। एक टाइल का विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर था। तो हमने पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकाला, कितना आ गया, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने निकालना था 3000 का, तो 675 का 3000 से गुणा कर दिया। ये किसमें आया था, वर्ग सेंटीमीटर में, लेकिन हमें खर्चा वर्ग मीटर में दिया हुआ था, तो हमने वर्ग सेंटीमीटर को किसमें बदला, वर्ग मीटर में। इसके लिए क्या किया, 10,000 से भाग दिया, तो वर्ग मीटर में क्षेत्रफल कितना आ गया, 202.5 वर्ग मीटर। अब एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 4 रुपए, तो 202.5 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आएगा, 810 रुपए। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की। इसकी बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। देखो क्या दिया हुआ है, मोहन एक समलंब, कौन सा चतुर्भुज, समलंब, समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के क्या है, समांतर है। ठीक है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, हमें क्या करनी है, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई हमें यहां पर ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो लिख लो। देखो दिया है लंबवत दूरी, लंबवत दूरी का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 100 मीटर। कितना दी हुई है, 100 मीटर। और क्या दिया हुआ है, और क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 10,500 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 10,500 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो, अब मैं नहीं पता कि भुजा की लंबाई कितनी है ना, हमें नहीं पता कि भुजा की लंबाई कितनी है, तो लेकिन इतना जरूर दिया हुआ है कि जो नदी के साथ वाली भुजा है वो सड़क के साथ वाली भुजा की कितनी है, दुगुनी है, डबल है। तो यदि हमने सड़क वाली भुजा x मानी है, कितनी मानी है, x मीटर मानी है, तो ये इसकी डबल है। डबल मतलब कितनी है, 2x मीटर है। कितनी है, 2x मीटर। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि माना माना सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई, सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी है, x मीटर है। कितनी है, x मीटर, x मीटर है। अतः अतः नदी के साथ वाली नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 2x मीटर होगी। कितनी होगी, 2x मीटर होगी, क्योंकि इसकी डबल है। ठीक है, अब देखो, अब समलंब खेत का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, समलंब खेत का क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी गुणा उनके बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजा कितनी है, एक है x, एक है 2x, गुणा ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर।
तो देखो यहाँ पर 2 से 100 कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, और ये x और 2x कितना होगा 3x, 3x का गुणा, 3x का गुणा किससे करना है 50 से, और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखो यहां पर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था 10,500 बराबर ये कितना हो गया 3x गुणा 50, कितना हो गया 3x गुणा 50। देखो 50 का गुणा किससे करना है 3 से, तो 10,500 बराबर ये कितना होगा 150 गुणा x, क्योंकि 50 का गुणा 3 से होगा तो 150, इधर 150 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 10,500 भाग 150 बराबर x, 0 से 0 कट जाएगा, 15 का भाग 1050 में देंगे कितनी बार जाएगा 70 बार, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 70 मीटर, कितना आ जाएगा 70 मीटर आ जाएगा। अतः अतः में क्या निकालना था, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई निकालनी थी। लिखेंगे अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी थी 2x, तो 2 गुणा x का मान कितना आया 70, यानी कि 140 मीटर होगी, कितनी होगी 140 मीटर होगी। आ गया समझ में, बिल्कुल सरल था। हमारे पास एरिया दिया हुआ था और ऊंचाई दी हुई थी, एक भुजा दी हुई थी हमने माना x, दूसरी इसकी डबल थी तो डबल मतलब 2x, फिर हमने सीधा सा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया और जो मान दिया हुआ था वो हमने रख दिया, तो दूसरी भुजा की ऊंचाई कितनी मिल गई हमें यहाँ पर 140 मिल गई। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 की। देखो ये थोड़ा सा फिर से अलग है, कोई नहीं, हम आराम से समझ लेंगे। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। अष्टभुज का मतलब 8 भुजा है, इसमें 8 भुजा का मतलब ये 2 चतुर्भुज से मिलकर बना है, क्योंकि एक चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, तो इसमें कितने चतुर्भुज हैं, इसमें 2 चतुर्भुज हैं। कितने चतुर्भुज हैं 2 चतुर्भुज, जैसा कि आकृति में दर्शाया हुआ है। तो अष्टभुजी पृष्ठ का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। देखो प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है, प्रत्येक भुजा दी हुई है 5, देखो प्रत्येक भुजा कितनी है 5 मीटर, कितनी है प्रत्येक भुजा है आपकी 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। अब देखो ध्यान से सॉल्यूशन, पहले मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूं। ये अष्टभुज है, अब अष्टभुज को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में। कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में। देखो कैसे, ये ऊपर वाला एक भाग, फिर यहां पर हम एक विकर्ण की रचना करते हैं। क्या करते हैं, हम एक विकर्ण की रचना करते हैं। देखो कहां पर, यहां पर ये हमने एक विकर्ण खींच दिया, यहां पर क्या खींच दिया, विकर्ण खींच दिया। तो देखो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, ये आपको इधर मिलाना है, ठीक है, ऐसे ये ऐसे मिलाना है, और तीसरा भाग आपका ये हो गया। 3 भाग हो गए, इसको मैं अलग रंग से बता देता हूं, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये आपका तीसरा भाग। अब देखो यहां पर 3 भागों में कितने समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं, 2, ठीक है। दोनों की भुजा कितनी है 11 और 5, कितनी है, देखो समांतर भुजा तो समान है, एक तो 11 है और एक यहाँ पर 5 है। देखो ये समांतर भुजा तो समान है आमने सामने की, 5 और एक 11 है और एक 5 है, कितनी है, एक 11 और एक 5 है। और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है आपकी, वो ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है आपकी, वो है आपकी 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर। देखो यहां पर मैं लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अच्छे से मैं लिखकर आपको समझा देता हूं। लिखेंगे सबसे पहले, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, तो वो है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। अब हमने आगे कुछ रचना की है, यानी अपनी तरफ से कुछ जोड़ा है इसमें। देखो रचना क्या की है वो मैं इधर लिखता हूं।
हमने लिखेंगे अष्टभुज को 3 भागों में विभाजित किया। अष्टभुज को कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया। अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अष्टभुज को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। ठीक है। दो समलंब दो दो समलंब जिसकी समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? क्रमशः 11 मीटर और 5 मीटर, 11 मीटर और 5 मीटर है। तथा जो लंबवत दूरी है वो कितनी है? वो है आपकी 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर। ठीक है। यहां पर दो तो समलंब है, ठीक है। और एक देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बीच में क्या बन रहा है? एक आयत बन रहा है। और एक आयत और एक आयत आयत जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 11 मीटर और चौड़ाई वो कितनी है? तो चौड़ाई है आपकी, वो है 5 मीटर। कितनी है? चौड़ाई है आपकी, वो है 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहले नंबर की और जो तीसरे नंबर की आकृति है, पहले नंबर की और आपके तीसरे नंबर की, ये क्या है? आपके समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज। और जो दूसरे नंबर की आकृति है वो आपकी क्या है? आयत है। क्या है? आयत है। अब मुझे यदि इस अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे तीनों का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। मुझे तीनों का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसलिए इसीलिए दो समलंब का क्षेत्रफल, पहले हम किसका निकालेंगे? दो समलंब का निकाल लेते हैं। दो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? गुणा दो गुणा एक समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा आपका a प्लस बी गुणा h, है ना। तो देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा? a प्लस बी मतलब 11 प्लस 5, और इसका गुणा किससे करना है? 4 से। 11 और 5 16, 16 का गुणा 4 से, तो कितना हो जाएगा? 64 वर्ग मीटर हो जाएगा। फिर बात करेंगे आयत के क्षेत्रफल की। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, सबको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 11 गुणा 5 यानी कि 55 वर्ग मीटर। 55 वर्ग मीटर। अतः अतः अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों को जोड़ दो, 64 प्लस 55 वर्ग मीटर। 64 और 55 को जोड़ेंगे 119 वर्ग मीटर, और यही आपका अभीष्ट हल होगा। क्या होगा? यही आपका अभीष्ट हल होगा। ठीक है। ये था आपका प्रश्न संख्या 8। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है कि एक पंचभुज आकार का बगीचा है। कौन सा? पंचभुज, यानी 5 भुजाओं से निर्मित चतुर्भुज। 5 भुजाओं से निर्मित चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? पंचभुज कहेंगे। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये जो 1 नंबर की आपको आकृति दिख रही है, ये पंचभुज आकृति का बगीचा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने 2 विभिन्न तरीकों से इसे विभाजित किया है। ज्योति और आपकी कविता नामक 2 लड़की है, उन्होंने इस पंचभुज का एरिया निकालने के लिए 2 अलग तरीकों से इसे क्या किया है? विभाजित किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं या नहीं बता सकते? देखो, हमारे पास 2 तरीके हैं, पहला ज्योति का आरेख और दूसरा कविता का आरेख।
अगर मैं ज्योति के आरेख की बात करूं, इसका नामकरण करूं, तो ए, इसको बी, फिर इसका सी, इसका डी, और इसका क्या दे देते हैं, ई, और इस मध्य बिंदु का नाम दे देते हैं पी। ठीक है, पहले हम ज्योति के आरेख से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर दो समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, दो समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। कौन कौन से, पहला बन रहा है ए बी सी और पी, पहला बन रहा है ए बी सी और पी। दूसरा कौन सा बन रहा है, तो दूसरा बन रहा है ए ई डी और पी, ए ई डी और पी। यदि हम दोनों के क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ देंगे तो इस पंचभुज का क्षेत्रफल हमारे सामने आ जाएगा। तो देखें, हम करेंगे कि पहला तरीका ज्योति के तरीके से आपका इस पंचभुज का क्षेत्रफल। तो देखें, लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहला तरीका, पहला तरीका कहां से लिखेंगे, ज्योति के आरेख से। कहां पर, पहला तरीका है वो आपका है ज्योति के आरेख से, ज्योति के आरेख से। तो हमने क्या देखा कि जो ज्योति का आरेख है वो दो समलंब चतुर्भुजों से मिलकर बना हुआ है। तो हम लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर दो समलंब चतुर्भुज हैं। पहला कौन सा है, पहला लिखेंगे समलंब, समलंब ए बी सी पी का क्षेत्रफल, और दूसरा कौन सा है, ए ई डी और पी। दूसरा लिखेंगे समलंब ए ई डी पी का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफल को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो, पहले वाले में 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। कौन सी समांतर भुजा है, ए पी और बी सी। तो ए पी प्लस बी सी, ऊंचाई कौन सी है, तो ऊंचाई है सी पी, क्योंकि देखो यहां पर ये लंब यानी 90 डिग्री के कोण का चित्र दिया हुआ है। ये क्या है, ये आपका लंब है, शीर्ष लंब है। इसी तरह दूसरे का क्षेत्रफल 1/2 गुणा, यहां पर ईडी और एपी, ईडी और आपकी एपी ये समांतर भुजा है, और आपकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी डीपी। क्या हो जाएगी, डीपी। देखो 1/2 गुणा एपी का मान कितना है, तो एपी का मान यहां पर दिया हुआ है 30। देखो ये जो फिर बीच वाली भुजा है एपी, एपी का मान कितना है, एपी का मान है 15। ठीक है, तो एपी का मान कितना है, एपी का मान है आपका 30 + 15। बीसी कितनी है, बीसी आपके हैं वो है 15, बीसी कितनी है 15, और एपी कितनी है, तो एपी है आपकी 30। ये गलती से मैंने लिखा है, ये कितनी है 30 है, और ये कितनी है 15 है। गुणा, गुणा में यहां पर क्या है, सीपी। तो सीपी का मान कितना है, तो सीपी का मान हमें नहीं पता, तो सीपी हम ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं, सीपी ऐसा का ऐसा लिख दिया, प्लस 1/2 गुणा ईडी। देखो ई और डी ये भी कितनी है 15, तो ईडी है 15, प्लस आपकी एपी, एपी कितनी है 30 गुणा डीपी। तो देखो यहां पर ध्यान से देखोगे तो 1/2 गुणा 30 + 15, इनको हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, इधर बचा सीपी और इधर बचा डीपी, सीपी और डीपी। अब देखो 1/2 गुणा 30 और 15 कितना होता है, 45 होता है। 30 और 15 कितना होता है, 45 होता है। अब देखो सी और पी और सी और डी दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सी और डी के। इस पूरे का मान किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। और सी डी का मान कितना दिया हुआ है, इधर 15 दिया हुआ है,
तो 1/2 गुणा 45 गुणा 15, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 15 को काटेंगे 7.5, 7.5 का 45 से गुणा करेंगे 337.5 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, पहली वाली आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा 337.5 वर्ग मीटर। अब हमें दूसरे तरीके की मदद से क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरे तरीके से, तो इस वाले पेज को मैं यहां पर नीचे कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से यहां पर समझा सकूं। इस पेज को हमने यहां पर कॉपी कर लिया। देखो दूसरा तरीका आपका कौन सा था, दूसरा तरीका था कविता के आरेख से। तो यहां पर लिखेंगे दूसरा तरीका कौन सा था, कविता के आरेख से। किसके आरेख से, कविता के आरेख से। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लिखेंगे यहां मैं नाम दे देता हूं। यहां पर देखो, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे दूसरी आकृति में, तो जो ए एम है, ए एम वो लंब किस पर है, बीई पर है। ए एम देखो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो पहले नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। और यहां पर हम क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, एक लंब खींच देते हैं। तो यहां से ए से हम लिंब खींच देते हैं। लंब का नाम हम क्या देंगे, एम देंगे। क्या नाम देंगे, एम। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ए एम है, क्या ए एम, ये देखो लंब किस पर है, 90 डिग्री का कोण किस पर बना रहा है, बीई पर। किस पर बना रहा है, बीई पर। अतः अतः यदि मुझे ए एम की लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है, ए एम की लंबाई निकालनी है, तो यहां पर देखो आप एम का नाम यहां पर न देके कहां पर देंगे, यहां पर। यदि मुझे ए एम की लंबाई निकालनी है, ए एम की लंबाई क्या होगी, 30 माइनस 15, यानी कि 15 मीटर। कितनी होगी, 30 माइनस 15, यानी कि 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पंचभुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल। देखो ऊपर वाले भाग में क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल प्लस में नीचे क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। तो वर्ग का नाम क्या है, वर्ग बी सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, 1/2, आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी है 15। ठीक है, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी है 15। आप चाहे तो यहाँ पर मान भी लिख सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो ये 15 है, ये भी 15 है, ये पूरी 15 है, ये पूरी कितनी थी 30 थी, तो 30 के 2 भाग कर दिए, तो ये 15 है और ये भी कितना है 15 है। ठीक, अब देखो यहां पर इसको हल करेंगे पहले भाग को, तो 112.5 आएगा। दूसरे को हल करेंगे तो 225 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 337.5 वर्ग मीटर आएगा। कितना आएगा, 336.5 वर्ग मीटर आएगा। अतः हम लिख देंगे कि अतः पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर 337.5 वर्ग मीटर है। यही आपका अभीष्ट हल है। यानी दोनों तरीकों से जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, वो हमेशा समान आएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11 की। देखो संलग्न पिक्चर फ्रेम के बाहरी और अंत विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर है। यानी जो बाहर की विमा है वो कितनी है, चौड़ाई के अंदर
24 सेंटीमीटर है और ऐसे लंबाई में कितनी है तो 28 सेंटीमीटर है। और अंदर की तरफ कितनी है तो वो है 16 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अंदर की तरफ कितनी है 16 गुणा 20। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, प्रत्येक खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखें, इस आकृति को हम 4 भागों में बांटते हैं। ये पहला भाग, ये आपका दूसरा भाग, ये आपका तीसरा भाग और ये आपका चौथा भाग। इस आकृति को हमने 4 भागों में बांट लिया। तो देखें हल कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे यहां आकृति आपकी 1 और 2 की विमाएं क्या है, समान है। यहां आकृति 1 और 2, आकृति 1 और 2 की जो विमाएं हैं, आकृति 1 और 2 की विमाएं कैसी है, समान है। आकृति 1 और 2 की विमाएं समान है तथा आकृति 3 और 4, आकृति 3 और 4 की विमाएं क्या है, समान है। आकृति 3 और 4 की विमाएं समान है। देखो चित्र में यहाँ पर आकृति 1 और आकृति 2 दोनों की विमाएं समान है और आकृति 3 और आकृति 4 की विमाएं समान है। तो सबसे पहले आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर आपका समलंब का क्षेत्रफल। कौन सी आकृति है ये, समलंब की आकृति है। तो समलंब का क्षेत्रफल देखो 1/2 गुणा ए प्लस बी गुणा एच, यानी 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो देखो पहली और दूसरी आकृति में तो एक विमा 28 है, दूसरी विमा कितनी है 20 है। तो 28 प्लस 20 और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है आपकी 4। कितनी है, 4 है ना। क्योंकि देखो ऊंचाई आपकी कितनी है 16 और 20 के बीच में कितना गैप है, या कह सकते हैं 28 और 24 के बीच में कितना गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है। तो यहाँ पर देखो 1/2 28 और 20 को जोड़ा 48 गुणा 4, इसको हम हल करेंगे तो उत्तर आएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। आगे आकृति 1 का जितना क्षेत्रफल होगा उतना को उतना किसका होगा, आकृति 2 का होगा। तो लिख लेंगे इसलिए आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, वो भी कितना होगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें किसका ज्ञात करना है, तीसरे और चौथे का। तो इसी को प्रश्नों को मैं यहाँ पर दूसरे पेज पे कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा सकूं। देखो हमने पहली और दूसरी आकृति का निकाल दिया। अब लिखेंगे आकृति 3 का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे आकृति 3 का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर समलंब का क्षेत्रफल। ये भी क्या है, एक समलंब आकृति है, समलंब का क्षेत्रफल। आकृति 3 कौन सी है, ये वाली, और 4 है ये वाली। तो देखो यहां पर 1/2 ए प्लस बी गुणा एच। तो 1/2 ए प्लस बी, भुजा कौन सी है, तो एक भुजा है आपकी 24 है और दूसरी भुजा है 16। 24 प्लस 16 ये दोनों समांतर भुजा है और आपकी ऊंचाई कितनी है 4। 1/2 गुणा कितना होगा 40, 40 गुणा 4, 2 से काटेंगे 4 को तो कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। 40 गुणा 2 यानी कि 80 वर्ग सेंटीमीटर, 80 वर्ग सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे अतः अतः आकृति 4 का क्षेत्रफल
वो भी कितना होगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने प्रत्येक खंड का, देखो पहले खंड का निकाल दिया, दूसरे खंड का निकाल दिया क्षेत्रफल, तीसरे खंड का निकाल दिया और चौथे खंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपकी प्रश्नावली 9.1 का पहले पूरा बेसिक पढ़ा, और बेसिक पढ़ने के बाद हमने आपकी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 11 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सिखा है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों का हल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।